जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए एक ऐसा पूरा मॉडल पेपर साथियों देखने वाले हैं, जिस मॉडल पेपर को अगर आप देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि एग्जाम को क्रैक करने से कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। तो सबसे पहले साथियों सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न होंगे, उसके बाद रीजनिंग के, उसके बाद मैथ के, उसके बाद इंग्लिश के। यानी कि जैसा आपका इस बार पेपर आएगा हूबहू वही क्वेश्चन साथियों इस टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं। तो अगर आप वाकई में एग्जाम को पास करना चाहते हैं एसएससी एमटीएस के, तो इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा और जितने भी रीजनिंग और मैथ के कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं, जितने जीके जीएस के मैं आपको सवाल बताऊं, उतने आप साथियों तैयार कर लीजिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। देखिए पहले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है, क्या आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कि संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन है साथियों ये कब हुआ था। तो पहले अधिवेशन की अगर बात करते हैं तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। उसके बाद देखिए भारत के पहले उपराष्ट्रपति साथियों कौन थे, मुझे बताइए। तो अगर आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अगर बात करते हैं तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगर आपसे पूछा जाए साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पांचवें उपराष्ट्रपति या कह सकते हैं भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो जो एक नाम मैं आपको बताता हूं, बीडी जत्ती, ये भारत के पांचवें उपराष्ट्रपति थे। ये बहुत पूछा जाता है और भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 5 वर्ष का होता है, जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं, मुझे बताइए। तो ये कौन करते हैं साथियों, राष्ट्रपति जो होते हैं यही भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि 10वें कह लो, 10वें सिख गुरु कह लो या आखिरी सिख गुरु कह लो, तो इनका नाम साथियों क्या था, मुझे बताइए। तो इनका नाम क्या था, अगर आपका उत्तर गुरु गोविंद सिंह के साथ है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पहले गुरु की अगर बात करते हैं तो गुरु नानक देव थे और 10वें गुरु कौन थे साथियों, गुरु गोविंद सिंह थे। उसके बाद देखिए प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी साथियों, बताइए। तो अगर बात करते हैं प्लासी की लड़ाई साथियों अंग्रेजों के बीच हुई थी और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता सेनानियों में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी की सजा साथियों कब दी गई थी, आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो आप लोग भी ध्यान रखेंगे कि 1931 में सुखदेव सिंह को भी, भगत सिंह को भी, राजगुरु को भी साथियों फांसी दी गई थी। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे इनमें से कौन सा एक साथियों मकसद नहीं था, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना ये एक मकसद था, बांटो और शासन करो की नीति ये भी मकसद था, ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन करना मकसद था, सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना ये मकसद नहीं था। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों कि इजराइल की राजधानी आपसे पूछी जा रही है, मुझे बताइए। अभी कुछ दिन पहले साथियों इजराइल बहुत चर्चा में रहा, तो जो देश चर्चा में रहता है उसकी राजधानी आपसे पूछ ली जाती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जेरूसलम की अगर बात करें तो यह इजराइल देश की राजधानी है, ठीक है ना। अगर बगदाद की बात करते हैं साथियों तो ये इराक की राजधानी, ये कहाँ की राजधानी है, ये इराक की राजधानी है। और अगर डबलिन की बात करते हैं तो ये साथियों आयरलैंड की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है, ये साथियों आयरलैंड की राजधानी है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को, हुगली नदी को, घाघरा नदी को या साथियों कोसी नदी को। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अभी तक अगर आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों इस क्लास को लाइक कर दीजिए और प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि ये वीडियो आपको साथियों कैसी लग रही है। और अगर आप लोग वाकई में एसएससी एमटीएस के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ये पहली क्लास है साथियों, प्रथम क्लास। ऐसे ही आपको क्लासेस दी जाती रहेंगी और अगर कुछ क्लासेस आप ऐसी देख लेते हैं, इनको अच्छे तरीके से अपने मनोमस्तिष्क में बिठा लेते हैं, तो एसएससी एमटीएस का एग्जाम पास करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए,
क्योंकि मैं वो आपको पढ़ाऊंगा साथियों जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, इधर की उधर की कोई चीज नहीं, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं, सिर्फ वही जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर साथियों गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अगर चावल की बात करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में साथियों चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है और गेहूं का उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखिए साथियों कि भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया? तो कब स्थापित किया गया साथियों? 1767 में स्थापित किया गया, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर करता है? तो साथियों 45 से 55% निर्भर करता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, एल्यूमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम क्या है? यानी कि एल्यूमिनियम का साथियों एक महत्वपूर्ण अयस्क आपसे पूछा जा रहा है। आपको भी पता होगा कि जो बॉक्साइट है साथियों, एक तरीके से एल्यूमिनियम का ही अयस्क है। उसके बाद देखिए, चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है साथियों? डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, मुझे बताइए। चलिए, तो क्या हो सकता है साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट कमेंट करके आप लोग बताइए। तो आपको साथियों याद रखना है कि जो मर्मिकोलॉजी है, क्या मर्मिकोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो इसको ही क्या कहा जाता है? चींटियों का अध्ययन कहा जाता है, मर्मिकोलॉजी को। उसके बाद देखिए, रेगिस्तान के अगर जहाज की अगर बात करें तो ये किस जानवर को कहा जाता है साथियों? रेगिस्तान का जहाज, बताइए। घोड़े को, ऊंट को, भेड़ को या साथियों हाथी को? तो अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद देखिए, आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? तो आलू से हमें साथियों क्या प्राप्त होता है? आलू से हमें साथियों कार्बोहाइड्रेट मिलती है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार? तो मैं कहूंगा ये तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में साथियों? लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद देखिए, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? बताइए। इनके नाम की अगर बात करें तो जयदेव इनका नाम है, और जयदेव साथियों गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं। आंसर आपका जाना चाहिए डी के साथ। उसके बाद देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? साथियों अभी इसके बाद हम लोग रीजनिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग मैथ करेंगे, और फिर साथियों हम लोग इंग्लिश के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों देखेंगे। तो आप सभी लोग साथियों इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथियों तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को साथियों तुरंत एक बार लाइक कर देंगे, और बता देंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए साथियों क्या कि ये तो फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर आपका जाना चाहिए डी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद है, ठीक है ना, इसका अब नाम क्या हो गया है? तो इसको तब संभाजी नगर कहा जाता है। औरंगाबाद का अब संभाजी नगर साथियों हो गया है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, अधिवर्ष कह लो या लीप वर्ष कह लो, तो इसके जनक साथियों इसमें से कौन है? मुझे बताइए। चलिए, तो एक नाम मैं आपको बता रहा हूं साथियों, जूलियस सीजर का नाम। जूलियस सीजर की अगर बात करते हैं, यही साथियों लीप ईयर के जनक कहलाए जाते हैं, या अधिवर्ष के जनक भी साथियों यही कहलाए जाते हैं। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इनमें से कौन सा साथियों उत्तर प्रदेश में स्थित है? मुझे बताइए। देखिए, जब हम बात करते हैं साथियों जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य की, तो ये तो महाराष्ट्र में है। आप लोग ध्यान रखेंगे ये कहां पर है साथियों? ये महाराष्ट्र में है। अगर बात करते हैं घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य की, तो ये तो कर्नाटक में है। ये कहां पर है साथियों? ये कर्नाटक में है, आपको मालूम होना चाहिए। और अगर बात करते हैं साथियों वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य की, तो ये तमिलनाडु में है। ये कहां पर है साथियों? ये तमिलनाडु में है। इतने आप लोग ये भी इतने आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं साथियों समसपुर पक्षी अभ्यारण्य की, तो ये कहीं और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? मुझे बताइए। तो जब हम बात करते हैं साथियों लॉर्ड रिपन की, किसकी बात करते हैं? लॉर्ड रिपन की अगर बात करते हैं तो इनको ही तो स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? मुझे बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आपको बताना है। या पूछा जाए स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तब भी आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही बताना है भाई। बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। तो अब साथियों यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग साथियों यहाँ पर देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद साथियों मैथ के क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद साथियों इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन देखेंगे और क्लास को साथियों एंड करेंगे। तो रीजनिंग का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर आकृति में से संबंधित आकृति का चयन कीजिए। मुझे बताइए, चलिए देखिए पहले ये आकृति है, फिर ये आकृति आ गई, फिर ये आकृति आ गई, तो अब यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी मुझे बताइए, ये वाली, ये वाली, ये वाली, या साथियों ये वाली। देखिए यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है ना, ये एक लाइन है, ये एक लाइन, ये दो लाइन, ऐसे करके मतलब सिंगल सिंगल लाइन बनी है। इस वाली चित्र की अगर बात करें, इसमें डबल डबल लाइनें हो गई है, दो दो लाइनें हो गई है, और इसकी अगर बात करें तीन तीन लाइनें हो गई, तीन तीन, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अब चार चार वाली लाइन वाली आकृति आएगी, तो चार वाली आकृति इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है साथियों, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं, देखिए इसमें भी नहीं लग रही, इसमें लग रही है साथियों, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा ना तो क्लियर आपको साथियों दिखेगा। अब उसके बाद देखिए डायरेक्शन का एक साथियों एक क्वेश्चन है, मैं आपको सबसे पहले कुछ चीजें बता देता हूं। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, तो आपका इस दिशा, ये दिशा कैसी कहलाएगी, ये पूर्व दिशा कहलाएगी, ये दिशा आपकी उत्तर दिशा कहलाएगी, ये दिशा दक्षिण दिशा कहलाएगी, और ये दिशा पश्चिम दिशा कहलाएगी, ठीक है ना। अगर साथियों बात करते हैं, मान लीजिए दाएं हाथ की बात करें, तो ये आपका साथियों जो दायां हाथ होता है यही आपका सीधा हाथ कहलाया जाता है, और आपका जो साथियों बायां हाथ होता है ना, बायां हाथ, ये आपका साथियों उल्टा हाथ कहलाया जाता है। इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग साथियों बढ़ते हैं इस प्रश्न की तरफ। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 100 मीटर चलता है, तो मान लीजिए व्यक्ति यहाँ पर है, पूर्व की ओर साथियों ये 100 मीटर ये चल गया, चलिए उसके बाद कहा गया है कि फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, यानी कि अपने सीधे हाथ पर मुड़ता है दाईं ओर और 100 मीटर चलता है। ये साथियों हमने 100 मीटर चला दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, तो साथियों ये बाईं ओर हमने मुड़ा दिया और 50 उसको चला दिया, ठीक है ना, 50 मीटर चल जाता है, और फिर बाईं ओर मुड़ता है, 50 फिर चलता है, तो फिर से साथियों ये 50 चल दिया, ठीक है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 150 चलता है। देखिए बाईं ओर मुड़ता है और 150 चलता है, तो इसकी दूरी ये 50 है, तो ये यहाँ तक इसने 50 दूरी तय कर ली, और यहाँ तक उसने 100 दूरी तय कर ली, कुल मिला के 150, यहाँ से लेकर यहाँ तक 150 मीटर दूरी हो गई। तो कह रहे हैं कि अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, यानी कि प्रारंभिक स्थान उसका ये है और अभी वो ये है, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है मुझे बताइए। देखिए अगर बात करते ये पूरी दूरी 100 है और ये दूरी 50 है, यानी कि ये दूरी 50 है, तो ये दूरी भी साथियों 50 ही होगी, यानी कि ये दूरी आपकी जो आएगी वो 50 मीटर आएगी, और 50 मीटर ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों रीजनिंग आपको एमटीएस एग्जाम के लिए मैं ऐसे ही पढ़ा दूंगा कि साथियों 25 क्वेश्चंस आपके आते हैं, 25 में से 25 आपका स्कोर बहुत आराम से आ जाए, ठीक है ना। और मैथ भी मैं आपको साथियों ऐसे ही पढ़ा दूंगा कि 25 में से 25 आपका बहुत आराम से स्कोर आ जाए, क्योंकि साथियों एमटीएस एग्जाम में जिसने भी रीजनिंग में और जिसने भी मैथ में पूरे नंबर ले आए ना, 50 में से 50 क्वेश्चन जिसने भी सही कर दिए साथियों, ये समझ लीजिए उसके सिलेक्शन के 99% चांसेस हो जाते हैं, जिसने रीजनिंग और मैथ में पूरा पूरा जो स्कोर कर देता है। खैर अब इस क्वेश्चन को देखिए साथियों, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में संख्या 1 3 4 7 9 को क्या लिखा जाता है, ए क्यू एफ जे एल लिखा जाता है, ठीक है। तो 2 5 6 8 को डी एम पी एल लिखा जाता है, बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि 3 9 6 8 2 4 को क्या लिखा जाएगा, तो कुछ नहीं साथियों, कोड लिखे हुए जिसके 3 9 6 का कोड यहाँ कहीं पर लिखा होगा। देखिए 3 का कोड क्या है साथियों, ये है क्यू, अरे भाई दूसरे नंबर पर है तो ये भी दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा। और एक देख लीजिए साथियों अंत वाला, क्या अंत वाला 4 का कोड क्या होगा, अरे भाई 3 का कोड हो गया क्यू, 4 का कोड क्या हो गया, ये एक बार देख लीजिए 4 साथियों तीसरे नंबर पर है, तो ये एफ आ जाएगा, यानी कि वो हमारा ऑप्शन सही होगा जिसमें शुरू में क्यू होगा और अंत में एफ होगा। तो क्यू एफ यहाँ पर है, क्यू एफ यहाँ पर नहीं है, क्यू एफ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो अब अगर बात करते हैं साथियों, देखिए अब शुरू वाले सभी में सेम है, एलपी एलपी सेम है, एन 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 ये भी सेम है। ये चौथे वाले को देख लीजिए एक बार जरा, ठीक है ना, एक बार चौथे वाले को देख लीजिए, यानी कि ये 8 का क्या हो सकता है, 8 का कोड क्या हो सकता है, देखिए जरा 8 का कोड साथियों एन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर साथियों एन आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, एन ये आएगा, ये आएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर आप बात करते हैं साथियों, आपका राइट आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, देखिए जरा। अच्छा अब इस वाले को एक बार चेक कर लीजिए, किसको, इस वाले को, 2 का कोड क्या होगा, तो 2 के कोड की अगर बात करें डी होगा, यानी कि यहाँ पर डी जहां पर
ठीक है ना। यहाँ पर डी आएगा, वो ऑप्शन सही होगा और ये ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो अगर आप शुरू से देख करेंगे 3 का कोड, 9 का कोड, 6 का कोड, 8 का कोड, 2 का कोड, 4 का कोड, तो साथियों आपको आंसर यहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। देखिए कि यदि 40 बालकों की कक्षा में रोहित का ऊपर से 10वां क्रम है, यानी कि मान लेते हैं साथियों 40 यहाँ पर स्टूडेंट हैं बालकों की कक्षा में, रोहित का ऊपर से क्रम जो है ना, रोहित का ऊपर से क्रम साथियों 10वां है। रोहित का ऊपर से क्रम साथियों कितना है? 10वां है। तो कहने के नीचे से उसका क्रम क्या होगा, यानी कि यहां से उसका क्रम क्या होगा। कभी भी ऐसा सवाल आए तो टोटल में से ये नंबर घटा दो, यानी कि 40 माइनस 10 घटा दो और उसमें 1 जोड़ दो। ठीक है ना। क्या आएगा साथियों? 30 और प्लस 1 31 आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि रोहित का नीचे से क्रम जो होगा वो 31वां होगा। यानी कि अगर इधर से काउंट करेंगे तो रोहित का क्रम 31वां आएगा और 31वां आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर आपका यहाँ पर साथियों क्या हो सकता है। चलिए देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों कि दौड़ को यहाँ पर थकान बताया गया है, तो यहाँ पर व्रत को साथियों क्या बताया जा सकता है, मुझे बताइए। देखिए दौड़ अगर कोई करता है तो उसको थोड़ी बहुत थकान हो जाती है। अगर कोई व्रत, व्रत का मतलब यहाँ पर साथियों किस चीज से है? फास्ट से है। यानी कि एक तरीके से व्रत, फास्ट जिसको कहते हैं, भूखा, भूख भूख एक तरीके से। तो जो व्रत करेगा, व्रत होगा जिसका, उसको साथियों भोजन थोड़ी ना, सुस्ती या भूख या दौड़, इसमें सबसे सटीक इससे संबंधित क्या होगा? जैसे यहाँ पर जो संबंध दौड़ थकान का है, वैसे इसका संबंध जो होगा वो भूख से है। यानी कि दौड़ करोगे तो थकान आएगी और व्रत करोगे तो भूख लगेगी। आंसर यहाँ पर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहाँ पर साथियों एक श्रृंखला है, नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन है कि 1 है, 3 है, उसके बाद 26 आ गया है, उसके बाद 649 आ गया है। तो उसके बाद साथियों यहाँ पर क्या आ सकता है, ये कुल मिला के आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए साथियों बताइए। अब यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं इस क्वेश्चन का कि सही जवाब आपका कैसे यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए सीरीज वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सबसे पहले साथियों मैं लिख लेता हूँ। देखिए 1 हो गया और 1 के बाद साथियों 3 आया है और 3 के बाद साथियों 26 आया है और 26 के बाद साथियों 649 आया है और 649 के बाद आपको बताना है साथियों कि यहाँ पर कौन सा नंबर आ पाएगा। देखिए ये 1 से 3 कैसे हुआ है, मेरा मानना है कि अगर इसकी साथियों 2 से गुणा, 2 से नहीं बल्कि 2 के स्क्वायर से गुणा कराई जाए तो 4 आ जाएगा और उसमें से 1 घटा दिया जाए। यानी कि 2 के स्क्वायर से गुणा कराई जाए तो 4 आ गया, ठीक है ना, 4 एकम 4, और फिर 1 घटा दिया जाए तो ये 3 आ जाएगा। उसी प्रकार इसकी गुणा साथियों किससे कराई जाए? एक तरीके से 3 के स्क्वायर से कराई जाए, ठीक है ना। क्या हो जाए? ये हो जाएगा 3 तिया 9, ठीक है, और 9 तिया 27 हो जाएगा। 1 घटा दिया जाए तो 26 आ जाएगा। उसके बाद इसकी भी अब गुणा किससे कराएंगे? 5 से कराएंगे, नहीं बल्कि 5 के स्क्वायर से कराएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद इसमें से भी 1 हम घटा देंगे तो 649 हमें मिल जाएगा। जैसे कि अगर बात करें 26 की गुणा 5 पंजे 25 से कराएं, ठीक है ना, तो 5 पंजे 25 से अगर साथियों इसकी गुणा कराते हैं तो कितना आ जाएगा? 6 पंजे आपका 30 आ जाएगा, 5 दूना 10 और साथियों यहाँ पर 13 आ जाएगा और यहाँ पर साथियों 52 आ जाएगा। 0 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, इनके 650 आ गया और उसमें से 1 घटाएंगे तो हमें वही 649 मिल जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा साथियों? इसकी गुणा हमें 7 के स्क्वायर से कराना होगी और 1 घटा देना होगा। यानी कि 649 की गुणा साथियों हमें किससे कराना होगी? ठीक है ना, 7 सत्ते 49 से हमें इसकी गुणा कराना होगी। तो करा लीजिए और उसमें से 1 घटा दीजिए। देखिए 9 निम कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा और ये आपका 44 हो जाएगा। 9 पंजे 45, 9 छंग 54 हो जाएगा और 4 साथियों 58 हो जाएगा। अब 4 से करा लीजिए, 4 निम आपका 36 हो जाएगा, 4 चौक 16 साथियों ये आपका 19 हो जाएगा। 4 छंग आपका कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा और एक आपका 25 हो जाएगा। ये आ गया 1, ये आ गया साथियों 0, ये आ गया 18, ये आ गया 11 और ये आ गया, यानी कि इतना आ गया। अब इसमें से साथियों देखिए 1 घटाना है ना, तो 31,801 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा साथियों? 31,800 बचेगा। तो क्या यहाँ पर 31,800 आना चाहिए? तो मैं कहूंगा बिल्कुल। क्या देखिए ऑप्शन में ये है तो बिल्कुल है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए चलिए चलिए किसी निश्चित कूट भाषा में 1 2 3 का अर्थ है हॉट फिल्टर्ड कॉफी, ठीक है। 356 यानी कि 3 5 6 का अर्थ है वेरी हॉट डे, ठीक है।
5, 8, 9 का अर्थ है साथियों डे एंड नाइट। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन 1 से 2 आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो उसी भाषा में वेरी को कैसे कोडित किया जाएगा। देखिए वेरी कहाँ पर लिखा हुआ है, वेरी का यहाँ पर लिखा हुआ है, हॉट फिल्टर्ड कॉफी नहीं। क्या वेरी यहाँ पर लिखा, बिल्कुल वेरी हॉट डे। और वेरी हॉट डे का कोड क्या है साथियों, 3, 5, 6 है। तो वेरी का कोड यहाँ पर पूछा गया है, तो आंसर हो सकता हो या तो 3 हो, या हो सकता हो 5 हो, या हो सकता है 6 हो, यानी कि वेरी का कोड 3, 5, 6 में से कोई एक होगा। इसको जानने के लिए आप क्या कर लो साथियों, वेरी हॉट डे, ठीक है ना, एक तो वेरी का कोड आप निकाल लो, ठीक है ना, लेकिन उससे पहले आपको हॉट का कोड निकालना होगा, और साथियों आपको ये वाले डे का कोड निकालना होगा, यानी कि इन सभी का कोड एक तरीके से हम निकाल लेंगे। तो अगर बात करें सबसे पहले अगर डे का कोड निकालें कि इसमें से डे का कोड क्या है, तो डे देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, डे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर भी डे है और यहाँ पर भी डे है, तो इन नंबर में एक नंबर सेम होगा और वही डे का कोड होगा। तो यहाँ पर 5 सेम है, 5 आपका साथियों डे का कोड हो जाएगा, ठीक है ना। अब आंसर साथियों इसमें से था ना, इसमें से वेरी का कोड, अब ये 5 आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 5 डे का कोड हो गया। उसी प्रकार अगर हॉट का कोड निकाले, एक तो हॉट यहाँ पर है और एक हॉट यहाँ पर है, यानी कि इसमें से और इसमें से एक नंबर सेम होगा जो कि 3 है, और जो कि साथियों हॉट का कोड हो जाएगा। तो 3 भी आंसर नहीं हो सकता। अब बचा 6, 6 जो होगा वो साथियों वेरी का कोड हो जाएगा। वेरी का कोड क्या होगा साथियों, 6, और 6 आपका बिल्कुल सही जवाब है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और साथियों बताइए कि सही जवाब यहाँ पर आपका क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर अगर बात करें कि एक निश्चित भाषा में WOMEN को क्या लिखा जाता है, OWMEN के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में NOTES को साथियों क्या लिखा जाएगा मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना, तो WO को OW कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर भी साथियों हम क्या कर लेंगे, NOTES है ना, तो जब WO को OW किया गया है तो यहाँ पर साथियों ON आ जाएगा। ON कौन से ऑप्शन में, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद साथियों M जैसा रखा था, M वैसा ही रखा वहां पर है, तो T यहाँ पर जैसा रखा है वैसे ही रखा गया है। EN को NE कर लिया है, यानी कि यहाँ पर S और E हो जाएगा। अब देख लीजिए ऐसा कोड कहाँ पर, मतलब ऐसा नंबर कहाँ पर लिखा हुआ है, ONTSE, ऐसा तो साथियों ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि यदि 1 अक्टूबर को रविवार है, क्या लिखा है साथियों, अगर 1 अक्टूबर को कौन सा दिन पड़ रहा है, रविवार पड़ रहा है कह रहे हैं, तो 1 नवंबर को क्या दिन होगा, 1 नवंबर को साथियों क्या दिन होगा, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए इसमें और इसमें कितने दिन का अंतर है मैं कह सकता हूँ, ठीक है ना, मैं कह सकता हूँ कि अक्टूबर 31 दिन का होता है लगभग, तो मैं कह सकता हूँ साथियों कि 31 दिनों का अंतर है, ठीक है ना, 31 दिन का अंतर है। तो इसमें विषम दिनों की संख्या निकाल लीजिए, 7 से भाग करेंगे विषम दिनों की संख्या निकल आएगी, 7 चौक 28। अब कितना बचा साथियों, 3 बचा, तो ये 3 क्या आपका हो जाएगा, 3 एक तरीके से साथियों विषम दिनों की संख्या हो जाएगी, वो 3 हम इसमें जोड़ देंगे, हमें ये वाला दिन मिल जाएगा। रविवार में 3 जोड़ेंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवार आ जाएगा। तो साथियों मैं कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं, बुधवार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 1 अक्टूबर को अगर रविवार पड़ रहा है तो 1 नवंबर को बुधवार पड़ेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया, आप साथियों ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। पहले आप इनके बीच में, जैसे 1 अक्टूबर को ये दिन है तो 1 नवंबर को क्या दिन होगा, अब इसमें से कितने दिन इसके बीच में है ये निकाल लो। अरे भाई एक को 2 बार थोड़ी ना काउंट करोगे, इन दोनों को एक ही बार तो काउंट करोगे, ठीक है। जैसे कि अगर 2 अक्टूबर से आप जोड़ोगे 1 नवंबर तक तो 31 दिन निकलेंगे, 31 दिन निकलते, या मान लीजिए अगर 2 नवंबर जोड़ दिया जाता तो यहाँ पर हो सकता है 32, बिल्कुल 32 दिन निकलते। इसको हमेशा 7 से भाग देना है, कितने, अब साथियों शेषफल बचता 4 बचता, तो 4 इसमें आगे दिन बढ़ा देते रविवार में, तो आपका क्या आ जाता, गुरुवार आ जाता। तो ऐसे साथियों आपको इस क्वेश्चन को करना है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर अगर बात करें, रूपा एक स्थान से चलती है और 15 मीटर पूरब की ओर जाती है, तो साथियों रेखा है यहाँ पर, ये पूरब की ओर साथियों 15 मीटर चली, ठीक है। कह रहे कि फिर वह बाएं घूमती हैं और 12 मीटर चलती हैं, बाएं घूमती हैं साथियों और 12 मीटर चलती हैं, फिर वो दाएं घूमती है और चलने लगती हैं, दाएं घूमती हैं और साथियों चलने लगती हैं,
बताओ किस डिग्री में जा रही है, यानी कि किस दिशा में जा रही है। तो ये दिशा तो साथियों क्या है, ये दिशा आपकी उत्तर है, ये दिशा आपकी पश्चिम है, ये दिशा आपकी दक्षिण है, ये दिशा आपकी साथियों पूर्व है। तो मैं कहूंगा वो तो पूर्व दिशा में जा रही है साथियों रूपा जी। तो राइट आंसर यहाँ पर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो अब आपके सामने साथियों मैथ के क्वेश्चन यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन साथियों, मैथ के क्वेश्चंस। अब आप देखिएगा कि इन मैथ के क्वेश्चंस में से कितना स्कोर आप साथियों कर पाते हो। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 350 के 8/9 के 45% का 25% साथियों कितना होगा, बताइए। अब यहाँ पर मैं आपको दो चीजें बताता हूँ, कभी भी आपको के ऐसे करके मिले या 45% का मिले तो इसका मतलब होता है गुणा। तो आप साफ साफ लिख दो साथियों 350 के आ गया तो गुणा 8/9, 8/9 लिख दो, और फिर के आ गया गुणा लगा दो 45% यानी कि 45/100 हो जाएगा, और फिर का आ गया तो 25/100 हो जाएगा। यहाँ पर इतनी बात आपको साथियों समझ में आ गई है। अब देखिए 25 से कम 25, 25 चौक आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 4 एकम 4 साथियों, और 4 दूना 8 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। 5 निम 45, और यहाँ पर साथियों 5 दूना 10, 0 आ जाएगा। इसको अगर कट करेंगे साथियों ये आपका 10 आ जाएगा, और इस 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास साथियों क्या बचा है, 35 गुणा 9, और साथियों यहाँ पर भी शायद 9 बचा है। इस 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, मेरे हिसाब से 35 आ जाना चाहिए, यानी कि आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी था तो बिल्कुल सही था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए 5% का 3% कितना होगा, मुझे बताइए। देखिए अगर प्रतिशत यहाँ पर भी है, प्रतिशत यहाँ पर भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे भी कह सकते हैं 5 का 3 कितने प्रतिशत होगा। तो 3 कितने प्रतिशत होगा, 3 हम देख लेते हैं कितने प्रतिशत होगा, किसका, 5 का, ठीक है ना। 3 कितने प्रतिशत होगा ये हम देख रहे हैं। तो इसको साथियों कैलकुलेट कर लीजिए, प्रतिशत में बनाना इसलिए 100 से गुणा कराई, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये आपका 20 आ जाएगा। 20 तिया कितने होते हैं साथियों, 60 होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 5 का 3% कितना होगा साथियों, 60% होगा। और 60% कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए साथियों एक तो होता है कम समय में, मैं आपको बहुत अधिक समय नहीं ले रहा हूं, मैं आपका साथियों बहुत कम समय ले रहा हूं। आप देखिएगा लगभग 35 मिनट के आसपास की एक क्लास होगी, और इसमें आपकी साथियों क्या क्या, इसमें आपकी साथियों जीएस भी निपट जाएगी, रीजनिंग भी निपटा दी जाएगी, और मैथ भी, और साथियों थोड़े बहुत इंग्लिश के भी हम लोग क्वेश्चंस देख लेंगे। तो अगर आप ये साथियों कुछ दिन तक अगर ये आप क्लास ले लेते हैं, मैं नहीं कहूंगा कि बहुत लगातार लीजिए, मैं कहूंगा कि अगर कुछ दिन भी आप इस क्लास को ले लेते हैं तो आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा मैथ और रीजनिंग में। इंग्लिश की अगर बात करें या साथियों जीके जीएस की बात करें, आप खुद देखिएगा कि कितना परिवर्तन आपके अंदर आया है कुछ दिनों में, कुछ क्लासेस में, और फिर आप इस क्लास को कंटिन्यू कर दीजिएगा एग्जाम तक। मेरा मानना है कि अगर आप एग्जाम तक इस क्लास को कंटिन्यू कर देंगे, एग्जाम तक अगर आप सभी क्लासेस एसएससी एमटीएस वाली देख लेंगे, तो आपको एग्जाम को क्रैक करने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। यानी कि सिलेक्शन आपका साथियों 100% हो जाएगा, और बहुत आराम से हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं इस प्रश्न की तरफ कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है भाई, ए किसी काम को साथियों 10 दिन में करता है, कह रहे हैं कि जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त करता है, बी इसे 10 दिन में यहाँ पर लिखना चाहिए। तो ए अगर किसी काम को 10 दिन में करता है, बी इसी काम को साथियों 15 दिन में करता है, दोनों अगर इस काम को समाप्त करेंगे तो कितने दिन में साथियों समाप्त करेंगे। चलिए तो इसके लिए साथियों एक ऐसा नंबर हमें यहाँ पर लिखना होगा जो कि 10 के पहाड़े में भी आए और साथियों 15 के पहाड़े में भी आए। तो वो नंबर साथियों 30 है। 30 की अगर बात करें कितने कितने बार में कटेगा, 10 तिया 30 3 आ गया, 15 दूना 30 2 आ गया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि एक दिन में ए कितना काम करेगा 3, और एक दिन में बी कितना काम करेगा साथियों, ठीक है ना, 2 काम करेगा। और टोटल काम कितना है, टोटल काम ये रहा 30। तो अगर टोटल काम 30 है, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो ये टोटल 30 काम दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे, 6 दिन में साथियों समाप्त कर पाएंगे। और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, देखिए और मुझे बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है साथियों कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है साथियों, ठीक है ना। चलिए
118 मीटर लंबी रेलगाड़ी। अब मैं आपको साथियों बता देता हूं, अगर कभी भी आपके क्वेश्चन में, मैथ के क्वेश्चन में क्या आ जाए साथियों, ट्रेन की लंबाई आ जाए, क्या बात करें साथियों, ट्रेन की लंबाई आ जाए, ट्रेन की लंबाई आ जाए और उसके साथ साथियों प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाए, क्या प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाए, तो ये दोनों मिलकर पता क्या होती है, ये दोनों मिलकर साथियों दूरी होती है, ठीक है ना, दूरी होती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यानी कि ट्रेन की लंबाई 100 मीटर लंबी है और कह रहे कि अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कितनी है, 180 मीटर ही है। तो दूरी हमें साथियों मालूम पड़ गई, दूरी हमें कितनी मालूम पड़ गई, ट्रेन की लंबाई 180 है और उसी समान मतलब उसी उतनी ही लंबाई की प्लेटफॉर्म की लंबाई है, यानी कि 180 मीटर। तो मैं कह सकता हूं साथियों दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी साथियों 360 मीटर। एक चीज हमें मालूम पड़ गई। उसके बाद कह रहे हैं कि इसको पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। समय भी साथियों हमें मालूम पड़ गया कि इसको पार करने में 18 सेकंड का समय लिया जाता है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, यानी कि रेलगाड़ी की गति क्या होगी। आपको सूत्र पता होगा कि गति का सूत्र क्या होता है, यानी कि चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है साथियों, दूरी बटे समय होता है। तो अब आपको दूरी भी पता है और समय भी पता है। दूरी है 360 और समय है साथियों 18। 18 एकम 18, 18 दूना 36 हो जाएगा, यानी कि जो उसकी चाल जाएगी साथियों वो 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाएगी। मैं कह सकता हूं 20 मीटर प्रति सेकंड आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। बस यहाँ पर पूरी कहानी इस पर डिपेंड थी कि अगर आपको क्वेश्चन में ट्रेन की लंबाई दी जाए, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी जाए, तो दोनों को जोड़ दो, यही आपकी दूरी कहलाई जाएगी। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए कि सही जवाब यहाँ पर आपका क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ साथियों 624 का 115% प्लस 419 का 2/7% कितना होगा, ये आपको कुल मिला के बताना है। देखिए 624 का की मतलब गुणा 115% यानी कि 115/100 आ जाएगा, प्लस 419 का मतलब गुणा 2/7 कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको साथियों कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है। कैसे कैलकुलेशन करना है, 7 एकम 7, 7 पंजे आपका 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35 होगा, कितना जाएगा साथियों 6 जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नीम आपका कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। इसमें कितना बचेगा 6 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे आपका 56 हो जाएगा। तो इसको साथियों कैलकुलेट, अब यहाँ पर गुणा 2 भी तो बचा है, गुणा 2 करा लिया। अब 5 9 59.8 की गुणा साथियों 2 से करा लो, ठीक है। अभी हम पॉइंट को एक सेकंड के लिए भूल जा रहे हैं साथियों, ठीक है। चलिए 16 यहाँ पर आ जाएगा, 9 दूना 18, एक आपका 19 हो जाएगा, 5 दूना 10 और आप 11 हो जाएगा। एक नंबर के बाद पॉइंट था ना, तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा लिया, यानी कि इस पूरे की जगह पर हमें कैलकुलेट करके क्या मिला 119, क्या मिला साथियों 119.6 मिला। अब साथियों इसको आप कैलकुलेट करा लो और इसका आंसर मुझे बता दो। देखो सबसे पहले 624 की गुणा 115 से करा लो, किसकी 624 की गुणा साथियों 115 से आप क्या करा लीजिए, गुणा करा लीजिए। आज आएगा नहीं आ पाएगा, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 दूना आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 आपका 12 हो जाएगा, 2 आगे यहाँ पर एक आगे, 6 पंजे 30 और एक आपका 31 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है आप साथियों 4 2 6 लिखना है और फिर से कितना लिखना है साथियों 4 2 6 लिखना है। अब जोड़ इधर लो, 0 आ गया, ये 6 आ गया, ये दो मिलकर साथियों 6 और एक 7 हो गया और ये आपका साथियों 9 10 11 हो गया, ठीक है ना, ये आपका इतना हो गया। अब नीचे 2 जीरो है मतलब 100 है, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा लो, तो कुल मिला के 717.60। अब बस आपको इसको क्या करना है, इसको जोड़ना है और आपका आंसर क्या आ जाएगा साथियों, आपके सामने आ जाएगा। चलिए तो अगर बात करते हैं साथियों, देखिए यहाँ पर अगर जीरो बढ़ा ले कोई दिक्कत नहीं है, 0 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 6 6 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, हासिल का एक यहाँ पर लग जाएगा, 9 और 1 10 और 7 साथियों 17 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या आपका हो जाएगा 17 हो जाएगा, एक यहाँ पर लग जाएगा, 2 और एक आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका साथियों 8 हो जाएगा, यानी कि 837.20, ठीक है 20। तो 837 तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। पॉइंट की अगर बात करते हैं, पॉइंट में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट पे होता तब भी आंसर हो जाता। तो कुल मिला के सबसे नजदीक जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी वाला है, और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए
उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों और मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा कि एक शहर की जनसंख्या 48,600 है। क्या एक शहर की जनसंख्या साथियों 48,600 है। पहले यह क्या, पहले ये साथियों 25% बढ़ती है, कह सकते हैं पहले वर्ष में 25% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में 8% घट जाती है। तो करेंगे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों, अभी कितनी जनसंख्या है 48,600 अभी जनसंख्या है। पहले वर्ष में 25% जनसंख्या बढ़ती है, यानी कि जनसंख्या 125% हो जाती है। तो 5% है ना, तो साथियों बटे में 100 लगाना पड़ेगा, गुणा फिर उसके बाद दूसरे वर्ष में 8% घट जाती है, यानी कि 92% रह जाती है। सो साथियों 92/100 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है बस, इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 25 चौक 100 और 25 पंजे कितने हो जाएंगे 125 हो जाएंगे, ठीक है ना। 4 एकम 4 साथियों, 4 दूना 8 हो जाएंगे और 4 तिया 12 हो जाएंगे। तो कुछ नहीं साथियों 146 गुणा 5 गुणा 23 ये आपको कराना है, बाकी आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। चलिए तो इसको मैं साथियों फटाफट क्या कैलकुलेटर से साथियों इसको एक बार कैलकुलेट करा लेता हूं। तो आपका आंसर साथियों जो कुछ जाएगा वो 55,890 के आसपास जाएगा। इन तीनों संख्याओं को आप कैलकुलेट करा लीजिएगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि एक सेल में एक परफ्यूम विक्रय कीमत पर 15% डिस्काउंट पर मिलता है। मान लीजिए कुछ उसका मूल्य है, मान लीजिए 100% उसका क्या है 100% उसका विक्रय मूल्य है, लेकिन इस पर डिस्काउंट दिया जाता है 15% का, तो इस प्रकार ये 85% में दिया जाता है। तो डिस्काउंट देने के बाद परफ्यूम की जो कीमत होती है वो 3675.4 रुपए हो जाती है, यानी कि जब इसको 85% में बेचा जाता है तो इसकी कीमत इतनी होती है 3675.4 रुपए। कहने के परफ्यूम की मूल विक्रय कीमत क्या थी, यानी कि ये जो पहले वाली विक्रय कीमत थी, यानी कि जो 100% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, अरे 85% की वैल्यू ये है, 100% की वैल्यू निकालना बहुत आसान है साथियों। 3675.4 आपका 85 नीचे आ जाएगा और गुणा साथियों आप 100% बनाने के लिए 100 से कर देंगे, बस इतना काम आपको करना है साथियों। इस पॉइंट को हटाकर नीचे साथियों ये आ जाएगा आपका, इस जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगी, यानी कि अब आपको सिर्फ किसकी कैलकुलेशन कराना है साथियों, सिर्फ और सिर्फ आपको इसको कैलकुलेट कराना है, बस आपका काम हो जाएगा साथियों खत्म। चलिए अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर अगर बात करें साथियों हम लोग, देखिए साथियों 17 से अगर कट करें तो 17 पंजे कितना हो जाएगा साथियों, 17 पंजे आपका हो जाएगा 85 और 17 दुना आपका कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, दो जाएगा साथियों इसमें। अब जब दो जाएगा तो ये 27 हो जाएगा, 17 एकम 17 हो जाएगा, इसमें साथियों 10 बचेगा 105 हो जाएगा और जब 105 हो जाएगा वो 17 छंग होते हैं 102, 17 छंग होते हैं साथियों 102, 3 जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 34, 17 दूना साथियों 34 हो जाएगा और जीरो लग जाएगा। अब 5 से फिर से कट करा लो, 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा, यानी कि 4324 साथियों यहाँ पर क्या बचेगा आपके आंसर के रूप में आएगा। और 4324 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो जो लोग भी यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। चलिए साथियों चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सिलेक्शन की अगर बात करें, सिलेक्शन आपको तभी मिलेगा जब आप साथियों डेली क्लासेस को अटेंड करोगे। तो डेली क्लासेस को अटेंड करने के लिए एक सिलेक्शन अपना निश्चित तौर पर पक्का करने के लिए टारगेट सिलेक्शन इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार में, यानी कि एक परिवार में 4 सदस्य हैं और वो चारों के 4 कमाते हैं और उन चारों की जो औसत मासिक आय है वो 15,130 थी। यानी कि परिवार में एक पुत्री का विवाह हुआ और वो घर से चली गई, विदा हो गई, और इससे परिवार की औसत मासिक आय घट गई और घटकर 14,660 रह गई, ठीक है ना। तो कह रहे कि विवाहित पुत्री जो गई है इसकी मासिक आय कितनी थी। देखिए पहले कितने लोग थे, पहले एक परिवार में 4 लोग कमा रहे थे और इन चारों लोगों की जो औसत कितनी साथियों थी, एक तरीके से औसत आय कितनी थी 15,130 थी, 15,130 थी। तो अगर हम बात करें कि ये चारों लोग टोटल मिलाकर कितना कमा रहे थे, अरे भाई चारों की औसत आय तो ये है, अगर हम देखें चारों लोग आखिर कमा कितनी रहे थे तो 15,130 की गुणा 4 से करा दीजिए। चलिए हम साथ तो इसकी गुणा 4 से करा लेते हैं, हमें पता चल जाएगा 4 3 आपका 12 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 1 5 हो जाएगा,
4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 एकम 6 हो जाएगा, 0 लगा दीजिए। यानी कि वो सब मिलकर, चारों लोग मिलकर 60,520 रुपए साथियों कमा रहे थे। कह रहे कि इसमें से अगर एक बंदी कम हो जाती है, पुत्री चली जाती है, तो इनकी औसत जो हो जाती है ना आय, वो 14,660 हो जाती है, 14,660 हो जाती है। तो अब अगर हम देखें कि ये तीन लोग मिलकर कितना कमा रहे हैं, जब वो पुत्री चली गई, तो इसकी साथियों गुणा करा लीजिए 14, 6 की साथियों 3 से 18 आ जाएगा साथियों, फिर 6 18 और एक आपका 19 हो जाएगा, 3 चौक 12 और एक आपका 13 हो जाएगा, 3 एकम 3 और एक आपका 4 हो जाएगा, 0 लगा दीजिए। तो कुल मिला के ये 43,980 रुपए कमा रहे थे। अब देखिए, ये 4 लोगों की आय है टोटल, ये 3 लोगों की आय है, इसमें कम किसकी आय है, उसी पुत्री की कम आय है, और उसी पुत्री की मासिक आय आपसे पूछी जा रही है। तो इन दोनों को साथियों डिफरेंस करा दो, आपको पुत्री की आयु मालूम पड़ जाएगी। चलिए, तो ये काम भी साथियों हम करा लेते हैं, ये काम भी साथियों हम लोग क्या करा लेते हैं, करा लेते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, 60,520 में से साथियों घटा दो 43,980, ठीक है ना, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर साथियों 4 आ जाएगी, ये 4, फिर आपका 14 में से साथियों 9 जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, ठीक है ना। और इधर आपका साथियों कितना बच जाएगा, एक तरीके से अगर बात करते हैं, हाँ, ये आपका साथियों 17 हो जाएगा। तो 17,540 साथियों, 17,000 या 16,000, 16,000 साथियों, क्या आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 16,540 आ जाएगा, 16,000 साथियों 540 आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं, लिखा हुआ है कि 5 पेंटेड और 8 चेन की लागत कितनी है। ये लिखा हुआ है, बहुत बड़ा नंबर है साथियों, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। 1,45,785, 1,45,785 रुपए जो है ना, इसमें एक पेंटेड और 8 चेन, ये इसकी लागत है साथियों। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर 15 पेंटेड और 24 चेन की लागत कितनी होगी, मुझे बताइए। अब देखिए, इसको करने का, अब देखिए, है तो कहने को छोटा सा सवाल है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे वो कहेंगे कैसे निकाले, कुछ नहीं करना है। अरे भाई देखिए, 5 पेंटेड और 8 चेन की लागत इतनी है, तो 15 पेंटेड 24 चेन की लागत कितनी हो जाएगी, ये इसका कितने गुना है, 3 गुना है ना, और ये भी इसका साथियों कितना गुना है, 3 गुना है, 8 तियां 24 और 5 तियां 15। तो यहाँ पर इन दोनों को करके जो लागत आएगी, वो भी इसकी साथियों 3 गुना होगी। तो इसको 3 से गुणा कर लेना है, बस आपको कुछ नहीं करना है। देखिए साथियों, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 8 तियां 24 और एक आपका 25 हो जाएगा, 7 तियां 21 और साथियों आपका 23 हो जाएगा, 5 तियां 15 और 2 आपका साथियों 12 हो जाएगा, 5 तियां 15 और 2 17 हो जाएगा। तो 17 आ गया, एक चला गया, 4 तियां 12 और एक साथियों 13 आ जाएगा, और 3 एकम 3 और एक साथियों 4 आ जाएगा, यानी कि 43 73, ठीक है ना, एक सेकेंड, 43 73 55 साथियों, ऐसे करके कहां पर लिखा है, यानी कि 4,37,355 कहां पर लिखा हुआ है, 4,37,355 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें कि विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रति घंटा बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है। इस टाइप को करने के लिए साथियों क्या करना है, आपको 64 में से 64 माइनस 48 आपको करना है, और बटे में साथियों कितना लगा देना है, 64 लगा देना है, ठीक है ना। अब अगर बात करें साथियों कितना बचेगा, देखिए 14 में से 8 जाएगा, तो आपका ये 6 आ जाएगा, और यहाँ पर साथियों 1 आ जाएगा, 16 बटे 64 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। 16 एकम 16, 16 चौको 64 हो जाएंगे। अब ये घंटा आया है, यानी कि प्रति घंटा बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है, तो 1/4 घंटा विश्राम के लिए रुकती है। लेकिन ऑप्शन में मिनट में आंसर लाना है, मिनट में लाना है, इसलिए 60 से गुणा कर देंगे, क्योंकि किसी भी चीज को घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कराते हैं। तो इसको अगर गुणा कराएंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे आपका 20 हो जाएंगे, यानी कि 15 मिनट साथियों प्रति घंटा कितने समय के लिए, तो 15 मिनट विश्राम के लिए रुकती है साथियों। बस आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर साथियों आपने 10 क्वेश्चन रीजनिंग के देखे थे, 10 क्वेश्चन मैथ के भी देख लिए, 25 क्वेश्चन पूरे सामान्य ज्ञान के देखे। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग एकदम देख लेंगे, किसके साथियों देख लेंगे, यहाँ पर हम लोग किसके देख लेंगे, इंग्लिश के साथियों कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। चलिए, तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग, यानी कि रोको, एक तरीके से स्टॉप करो किसी को जलने से, तो इसको साथियों क्या कहा जाता है बताइए। देखिए, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना,
प्रिवेंट की अगर बात करते हैं, प्रिवेंट का मतलब होता है साथियों रोकना, और इसको ठीक है एक्सटिंग्विश की अगर बात करें तो बुझने से रोकना। क्या? बुझने से रोकना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले का मतलब है सिर्फ रोकना और बी वाले का मतलब है बुझने से रोकना, तो यही तो साथियों यहाँ पर हो रहा है। तो आपका एक्सटिंग्विश की अगर बात करें यानी कि स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। यहाँ पर अगर बात करें साथियों, यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं कि द गिवन सेंटेंस कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, कुछ दिक्कत है इसमें, एरर है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन इन एरर, वो पार्ट आपको देखना है कि जहां पर साथियों गलती है। बताइए। कल्पना लिसन ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स एवरी 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 इवनिंग एट होम, तो यहाँ पर कहां पर है साथियों? देखिए यहाँ पर अगर बात करें दिक्कत की अगर बात करें साथियों, मुझे बताइए कहां पर दिक्कत है। चलिए देखिए लिसन के बाद हमेशा टू आता है, क्या आता है साथियों? ठीक है ना, लिसन टू हमेशा आता है, तो लिसन के बाद टू नहीं है, तो यहाँ पर साथियों दिक्कत होगी, यहीं पर साथियों गलती होगी। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, कीपिंग डिस्टेंस फ्रॉम अदर इज वन ऑफ द डॉट डॉट वन मस्ट टेक टू रिमेन सेफ फ्रॉम द कोरोना वायरस। बताइए तो यहाँ पर साथियों क्या आपका हो सकता है? चलिए चलिए कीपिंग डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी रखे, फ्रॉम द अदर्स, दूसरों से, इज वन ऑफ द, ठीक है ये एक तरीके से क्या है, ये प्रिकॉशंस है, प्रिकॉशंस वन मस्ट टेक टू रिमेन सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से सेफ रहेंगे, तो ये क्या है, एक तरीके से प्रिकॉशंस है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, ठीक है ना, हेरकुलिन टास्क, इसका मतलब साथियों क्या होता है हेरकुलिन टास्क? यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं मुश्किल काम, क्या कह सकते हैं साथियों? हरकुलिन टास्क यानी कि मुश्किल काम कह सकते हैं। तो इसको साथियों वेरी इजी टास्क थोड़ी ना कहा जाएगा, वेरी टफ टास्क कहा जाएगा। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, फ्यूचर बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक वी विल हैव रीच्ड शिमला, वुड हैव रीच्ड शिमला, विल वुड रीच या शैल रीच शिमला। तो कुल मिला के अगर बात करें यहाँ पर जो आना चाहिए वो विल हैव रीच्ड आना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि फ्यूचर बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक वी विल हैव रीच्ड शिमला, ये आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। चलिए तो 50 क्वेश्चन साथियों यहाँ पर आप लोगों ने देखे, जिसमें से सब कुछ साथियों मैंने आपको पढ़ाया। तो अगर ये साथियों क्लास आपको पसंद आई हो तो एक कमेंट के माध्यम से साथियों आप लोग जरूर बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी। उसके अलावा वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो तुरंत साथियों लाइक कर देंगे, और चैनल पर अगर नए हैं साथियों तो चैनल को तुरंत साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लेंगे। और इस वीडियो को अगर हो सके तो अपने 2 से 4 मित्रों को अगर आप शेयर कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो भी आपके पास ग्रुप्स हो वहां साथियों शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।